नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल एसएस क्लासेस पर, जहां पर मैं शालिनी मिश्रा आपके लिए लेकर आई हूं एक महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो कि हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यानी पेपर वन में उच्च शिक्षा से संबंधित ये महत्वपूर्ण टॉपिक है और करंट अफेयर की दृष्टि से भी एक हमारे लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति कल जारी कर दी गई, लागू कर दी गई और इस शिक्षा नीति का विस्तृत विश्लेषण हम यहाँ पर करने वाले हैं। आप लोगों ने मुख्य पॉइंट पढ़े होंगे, लेकिन थोड़ा सा डिटेल में इसके बारे में हम यहाँ पर जान लेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये हमारा, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक शेयर भी कीजिएगा इस चैनल को। तो चलिए देख लेते हैं इस नई शिक्षा नीति में क्या क्या महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं और क्या कुछ चीज़ें हटाई गई, क्या कुछ नया जोड़ा गया, इन सारी चीज़ों की चर्चा यहाँ पर करते हैं। तो बात कर लेते हैं रमेश पोखरियाल निशंक, जिनको अभी तक हम मानव संसाधन विकास मंत्री के रूप में जानते थे। अब ये मानव संसाधन विकास मंत्री नहीं, अब ये क्या कहलाएंगे, शिक्षा मंत्री कहलाएंगे। मतलब दोनों का एक ही था, लेकिन नाम में परिवर्तन कर दिया गया। जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय था उसको बदल करके शिक्षा मंत्रालय के नाम से बना दिया गया है। तो शिक्षा मंत्री अब क्या होंगे, अब शिक्षा मंत्री कहलाए जाएंगे। पहले पोखरियाल जी क्या कहलाते थे, मानव संसाधन विकास मंत्री कहलाते थे। ठीक है, महत्वपूर्ण चेंज ये हुआ। और अगला है कि नई शिक्षा नीति 2020 को कैबिनेट ने कल मंजूरी दी। मानव संसाधन विकास मंत्री और यानी कौन कौन थे वहाँ पर, रमेश पोखरियाल निशंक और सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी ने इस बुधवार को प्रेस वार्ता में इसकी जानकारी दी थी। ठीक है, तो इससे पहले जो क्या था, 1986 में नई शिक्षा नीति लागू की गई थी और 1992 में इस नीति में कुछ संशोधन किए गए थे। यानी 34 साल के बाद देश के इतिहास में ये नई शिक्षा नीति लागू होने जा रही है। तो एक अभूतपूर्व परिवर्तन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा शिक्षा के क्षेत्र में। ठीक है, 1986 में लागू हुई थी, उसके बाद 92 में संशोधन किया गया, उसके बाद कोई शिक्षा नीति नई नहीं बनी थी। तो ये 2000 यानी 34 साल के बाद ये नई शिक्षा नीति बनी। तो सबसे मुख्य पॉइंट इसका ये आता है कि इसकी किसकी अध्यक्षता में ये बनी, यानी पूर्व इसरो के प्रमुख जो कस्तूरी रंगन थे। ठीक है, कस्तूरी रंगन जी हैं, उनकी अध्यक्षता में विशेषज्ञों की समिति ने एक मसौदा तैयार किया था और जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने इसको मंजूरी दी। ठीक है, तो इस अगर कहा जाए नई शिक्षा नीति के ये जो प्रारूप बना, अध्यक्ष कौन थे, तो एक कस्तूरी रंगन जी थे इसके अध्यक्ष। ठीक है, जो इसरो के पूर्व प्रमुख हैं। तो नई शिक्षा नीति में स्कूल शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक काफ़ी बदलाव हमें देखने को मिलते हैं। तो उन कौन कौन से बदलाव हुए उनकी बात यहाँ पर करते हैं। तो मुख्य बातें क्या हैं इस नई शिक्षा नीति की, इनकी बात हम देख लेते हैं। तो ये नई शिक्षा नीति में 5वीं क्लास तक मातृभाषा, ठीक है, स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई का माध्यम रखने की बात कही गई है। ठीक है, 5वीं क्लास तक हम मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई की जाएगी। इसके बाद इसे क्लास 8 या उससे आगे भी बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, और विदेशी भाषाओं की पढ़ाई सेकेंडरी लेवल से शुरू की जाएगी। हालांकि नई शिक्षा नीति में यह भी कहा गया है कि किसी भी भाषा को थोपा नहीं जाएगा, यानी विद्यार्थी अगर चाहेगा तो पढ़ेगा, यानी कोई ये सारी भाषाएं थोपी नहीं जाएंगी। ठीक है, ये महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ। अगला है साल 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% तक GER यानी ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो, ठीक है, जो इनरोलमेंट रेशियो है उसको कितना 100% तक करना है, यानी के साथ माध्यमिक स्तर तक तथा एजुकेशन फॉर ऑल का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, 2023 तक यानी सभी को शिक्षा का लक्ष्य रखा गया है। और जो इनरोलमेंट रेशियो होगा उसको मतलब 2030 तक 100% करना, यानी 100% लोग शिक्षा को प्राप्त करें, ऐसा लक्ष्य रखा गया। अगला है अभी स्कूल से दूर रहे 2 करोड़ बच्चों को दोबारा मुख्य धारा में लाया जाएगा और इसके लिए स्कूल से बुनियादी ढांचे का विकास और नवीन शिक्षा केंद्रों की स्थापना की जाएगी। ठीक है, अगला है महत्वपूर्ण परिवर्तन जो यहाँ पर किया गया है कि स्कूल पाठ्यक्रम के 10+2 जो हमारा प्रोग्राम होता था, 10+2 शिक्षा है, उसकी जगह ले ली है। अब हमारी कौन सी शिक्षा प्रणाली कही जाएगी, 5+3+3+4 ये पाठ्यक्रम का संरचना होगा। अभी हम लोग 10+2 शिक्षा प्रणाली कहते थे। ठीक है, अब हम क्या कहेंगे, अब हम यहाँ पर कहेंगे कि 5+3+3+4 मतलब इसका कि जो क्रमशः 3 से 8, ठीक है, 8 से 11, 11 से 14 और 14 से 18 उम्र के बच्चों के लिए निर्धारित की गई है। इसमें अब तक दूर रखे गए 3 से 6 साल के बच्चों को स्कूली पाठ्यक्रम के तहत लाने का प्रावधान है
और जिसे विश्व स्तर पर बच्चों का जो यानी मानसिक विकास किया जा सके। यानी महत्वपूर्ण चरण के रूप में मान्यता दी गई कि प्रारंभिक चरण 3 से 6 साल तक का यहाँ पर कर दिया गया है। ठीक है, अगला है पॉइंट हमारा स्कूली शिक्षा के तहत नई प्रणाली में प्री स्कूलिंग। ठीक है, प्री स्कूलिंग के साथ 12 साल की स्कूली शिक्षा होगी और 3 साल की आंगनवाड़ी होगी। मुख्य भूमिका आंगनवाड़ी भी यहाँ पर निभाएगी, यानी प्री प्री प्राइमरी शिक्षा जो होगी वो आंगनवाड़ी के तहत दी जाएगी। और इसके तहत छात्रों की शुरुआती स्टेज की पढ़ाई के लिए 3 साल की प्री प्राइमरी और पहली और दूसरी क्लास को रखा गया है, और अगले स्टेज में तीसरी, चौथी और 5वीं क्लास को रखा गया है। ठीक है, इसके बाद मिडिल स्कूल यानी 6 से 8 कक्षा में सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन कराया जाएगा। सभी छात्र केवल तीसरी, 5वीं और 8वीं कक्षा में परीक्षा देंगे। 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा पहले की तरह जारी रहेंगी, लेकिन बच्चों के समग्र विकास करने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए इन्हें नया स्वरूप दिया जाएगा। यानी एक नया राष्ट्रीय आकलन केंद्र यानी परख आकलन मतलब यानी जिसमें समग्र विकास के लिए कार्य प्रदर्शन आकलन, समीक्षा और ज्ञान का विश्लेषण जिसके अंतर्गत किया जाएगा। तो ऐसा नहीं कि ऐसे ही परीक्षाएं कर दी जाएंगी, मतलब एक विश्लेषक के तौर पे उनको परखा जाएगा, तब है ना एक नया विकास समग्र उनका विकास किया जाएगा और एक मानक निर्धारक निकाय के रूप में स्थापित किया जाएगा इसको। अगला है पढ़ने लिखने और जोड़ घटाव यानी संख्यात्मक ज्ञान की बुनियादी योग्यता पर जोर दिया जाएगा। जो संख्यात्मक ज्ञान जो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है उस पर जोर दिया जाएगा। और बुनियादी साक्षरता संख्यात्मक ज्ञान की प्राप्ति को सही ढंग से सीखने के लिए अत्यंत जरूरी एवं पहली आवश्यकता मानते हुए NEP 2000 यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD द्वारा बुनियादी साक्षरता संख्यात्मक ज्ञान पर एक राष्ट्रीय मिशन की स्थापना किए जाने पर जोर दिया गया। यानी लोगों के अंदर कम से कम एक संख्यात्मक ज्ञान की मतलब ज्ञान उनके अंदर आ जाए। बुनियादी जो साक्षरता होती है वो संख्यात्मक ज्ञान उसके लिए बहुत जरूरी होता है, इसलिए संख्यात्मक ज्ञान पर महत्व दिया गया। अगला है NCERT 8 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम और शैक्षणिक ढांचा विकसित करेगा। ठीक है, स्कूलों में शैक्षणिक धाराओं, पाठ्येतर गतिविधियों और व्यावसायिक शिक्षा के बीच खास अंतर नहीं किया जाएगा। यानी जो शैक्षणिक धाराएं हैं, पाठ्य से अलग जो गतिविधियां हैं, जो व्यावसायिक शिक्षा है, इन पर कोई अंतर नहीं होगा। अगला आता है कि सामाजिक और आर्थिक नजरिए से वंचित समूह SEDG की शिक्षा पर विशेष जोर दिया जाएगा। ठीक है, और शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय प्रोफेशनल मानक NPST है ना, NPST जिसका फुल फॉर्म है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा वर्ष 2022 तक विकसित कर लिया जाएगा। यानी शिक्षकों के लिए भी व्यवस्था यहाँ पर देखने को मिल रही है कि उसके लिए राष्ट्रीय प्रोफेशनल मानक यानी विकसित किया जाएगा, जिसे अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा 2020 तक बना लिया जाएगा। ठीक है, और जिनके लिए NCERT SCERT शिक्षकों और सभी स्तरों और क्षेत्रों के विशेषज्ञ संगठनों के साथ परामर्श किया जाएगा। ठीक है, और आगे मानव संसाधन विकास मंत्रालय हमने देखा कि इसका नाम बदल दिया गया, शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। तो अब ये रमेश पोखरियाल जी अब शिक्षा मंत्री कहलाएंगे। ठीक है, एक सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये आया यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि GDP का 6% शिक्षा में लगाने का लक्ष्य किया गया है। अभी तक GDP का 4.43% है, तो दोनों याद रखिएगा। अभी तक कितना था, 4.43% शिक्षा पर खर्च होता था, अब GDP का 6% शिक्षा पर खर्च किया जाएगा। अगला है नई शिक्षा का लक्ष्य 2030 तक 3 से 18 आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है। 2030 तक लक्ष्य क्या है इसका, 2030 3 से 18 वर्ग के बच्चों को। अगला है 6ठी क्लास से वोकेशनल कोर्स शुरू किए जाएंगे। इसके लिए जो भी इच्छुक छात्रों को 6ठी क्लास के बाद ही इंटर्नशिप करवाई जाएगी, और इसके अलावा म्यूजिक और आर्ट्स को बढ़ावा दिया जाएगा, इनको पाठ्यक्रम में लागू किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर हुआ यहाँ पर। और उसके बाद उच्च शिक्षा के में महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिला। तो उच्च शिक्षा के लिए एक सिंगल रेगुलेटर रहेगा। लॉ और मेडिकल शिक्षा को छोड़कर समस्त उच्च शिक्षा के लिए एकल अति महत्वपूर्ण व्यापक निकाय के रूप में भारत उच्च शिक्षा आयोग का गठन किया जाएगा। ठीक है, यानी भारत उच्च शिक्षा के नाम से जो एक गठन किया जाएगा HECI का, जिसमें क्या होगा, जिसमें मतलब पूरी उच्च शिक्षा उसी में आ जाएगी। ठीक है, यानी लॉ और मेडिकल शिक्षा को छोड़ करके समस्त शिक्षा उसके अंतर्गत आ जाएगी। ठीक है, तो अगला आता है कि उच्च शिक्षा के लिए एक सिंगल तो हो गया, और उसके बाद
ECI के 4 स्वतंत्र वर्टिकल होंगे, जिनमें विनियमन के लिए राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा नियामक परिषद यानी NHERC, जिसका फुल फॉर्म है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा नियामक परिषद, मानक निर्धारण के लिए सामान्य शिक्षा परिषद GEIC, वित्त पोषण के लिए उच्चतर शिक्षा अनुदान परिषद HEGC, और प्रत्यायन के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद NSE। ये सारे वर्टिकल यहाँ पर राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा के लिए होंगे। ठीक है, अगला आता है उच्च शिक्षा में 2035 तक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है नेट JRF की दृष्टि से भी, कि 50% GER ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो जो है कितना करना है, 50% तक इनरोलमेंट रेशियो करना है, 2035 तक इसका लक्ष्य है। ठीक है, 2035 तक उच्च शिक्षा में 50% GER करना है। और फिलहाल 2018 के आंकड़ों के अनुसार GER यानी ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो कितना है, 26.3% है, यानी डबल करना है जस्ट 2035 तक। तो उच्च शिक्षा में करीब 3.5 करोड़ नई सीटें जोड़ी भी जाएंगी। ये महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया। और पहली बार मल्टीपल एंट्री एग्जिट सिस्टम लागू किया जाएगा। जिस आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, मतलब आज की व्यवस्था में अगर 4 साल इंजीनियरिंग पढ़ने या 6 सेमेस्टर पढ़ने के बाद किसी कारणवश आप आगे की पढ़ाई नहीं कर पाते, तो आपके पास कोई उपाय नहीं होता, लेकिन मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम में 1 साल के बाद सर्टिफिकेट, 2 साल के बाद डिप्लोमा और 3 साल के बाद डिग्री मिल जाएगी। और इससे उन छात्रों को बहुत फ़ायदा होगा जिनकी पढ़ाई बीच में छूट जाती है। यानी अगर आपकी पढ़ाई बीच में छूट भी जाती है तो उसका जितना भी आपने पढ़ा है उसका एक उसका डिग्री, डिप्लोमा और इनके रूप में आपको मिलेगा। ठीक है, अगला है नई शिक्षा नीति में छात्रों को ये भी आज़ादी होगी कि अगर वो कोई कोर्स बीच में छोड़कर दूसरे कोर्स में दाखिला लेना चाहें तो वे पहले कोर्स से एक खास निश्चित समय तक ब्रेक ले सकते हैं और दूसरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये भी एक महत्वपूर्ण फैक्ट है यहाँ पर। और उच्च शिक्षा में कई बदलाव किए गए। जो छात्र रिसर्च करना चाहते हैं उनके लिए 4 साल का डिग्री प्रोग्राम होगा। जो लोग नौकरी में जाना चाहते हैं वो 3 साल का ही डिग्री प्रोग्राम करेंगे, लेकिन जो रिसर्च में जाना चाहते हैं वो 1 साल के MA के साथ 4 साल के डिग्री प्रोग्राम के बाद सीधे PhD कर सकते हैं। उन्हें MPhil की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यानी MPhil की वरीयता यहाँ पर धीरे से समाप्त सी कर दी गई है। अगला है शोध करने के लिए पूरी उच्च शिक्षा में एक मजबूत अनुसंधान संस्कृति और अनुसंधान क्षमता को बढ़ावा देने के लिए एक शीर्ष निकाय के रूप में नेशनल रिसर्च फाउंडेशन यानी NRF की स्थापना की जाएगी। शोध में NRF की स्थापना की जाएगी, ये भी इम्पोर्टेंट है। और NRF का मुख्य उद्देश्य क्या है कि विश्वविद्यालयों के माध्यम से शोध की संस्कृति को सक्षम बनाना होगा। और NRF स्वतंत्र रूप से सरकार द्वारा एक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स द्वारा शासित होगा। ठीक है, और उच्च शिक्षा संस्थानों को फीस चार्ज करने के मामले में पारदर्शिता भी लानी पड़ेगी, ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। और SC ST OBC और अन्य विशिष्ट श्रेणियों से जुड़े छात्रों की योग्यता को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया जाएगा इसमें। और छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले छात्रों की प्रगति को समर्थन प्रदान करना, उससे बढ़ावा देना और उनकी प्रगति को एक निश्चित रास्ते पर लाने के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल का विस्तार भी किया जाएगा। ठीक है, तो और उसके बाद निजी उच्च शिक्षण संस्थानों को अपने यहाँ छात्रों की बड़ी संख्या में मुफ्त शिक्षा और छात्रवृत्तियों की पेशकश के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जाएगा, ये भी प्रावधान किया गया। और उसके बाद पाठ्यक्रम क्षेत्रीय भाषाओं में विकसित किए जाएंगे, वर्चुअल लैब विकसित की जा रही हैं और एक राष्ट्रीय शैक्षिक टेक्नोलॉजी फोरम भी यानी NETF भी बनाया जा रहा है। यानी पाठ्यक्रम को भी बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे आज की जो स्थिति है, जैसे कोविड-19 में इस सारे स्कूल कॉलेज बंद हैं, तो उस स्थिति में हम शिक्षा के क्रम को ना बाधित कर सकें। अगला पॉइंट है कि हाल ही में महामारी और वैश्विक महामारी में वृद्धि होने के परिणाम स्वरूप ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सिफारिशों से व्यापक सेट को कवर किया गया है। और उसके बाद शिक्षा प्राप्त करने के लिए साधन उपलब्ध होना संभव नहीं है, तो ऐसे लिए इन सभी के लिए क्या होगा, एक MHRD में डिजिटल अवसंरचना यानी डिजिटल कंटेंट क्षमता निर्धारण के उद्देश्य से एक इकाई बनाई जाएगी, जिसको यानी पाठ्यक्रम को यानी ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा दे सके। ठीक है, और उसके बाद उन सभी भारतीय भाषाओं के संरक्षण, विकास और उन्हें जीवंत बनाने के लिए नई नीति में पॉली, फारसी और प्राकृत भाषाओं के लिए एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेट एंड इंटरप्रिटेशन IITI राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना की जाएगी। ठीक है, यानी भारतीय भाषाओं का जो पुरानी भाषाएं संरक्षण के लिए उनको फिर से जीवंत बनाने के लिए से जो पाली भाषा है, फारसी है, प्राकृत है, ये भाषाएं जो क्या हैं यानी इनको अब कोई नहीं पढ़ता, तो इनको फिर से जीवंत करने के लिए
क्या बनाया जाएगा, एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन बनाया जाएगा और राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना की जाएगी और उच्च शिक्षण संस्थानों में संस्कृत और सभी भाषाओं को भाषा विभागों को मजबूत करने और ज़्यादा से ज़्यादा उच्च शिक्षण संस्थानों के कार्यक्रमों में शिक्षा के माध्यम के रूप में मातृभाषा और स्थानीय भाषा का प्रयोग करने की सिफारिश भी की गई है। ठीक है, तो ये थे हमारे महत्वपूर्ण पॉइंट जो कि हमने उच्च शिक्षा से संबंधित यहाँ पर लिए। उम्मीद करते हैं आपको काफ़ी कुछ इससे क्लियर हुआ होगा। तो कैसा लगा लेसन इसके बारे में बताइएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, जिससे इस नई शिक्षा नीति के बारे में सभी लोग इसको समझ सकें, इसको विश्लेषित कर सकें, इसके जो भी पॉइंट हैं जो आपको ऐसे नहीं समझ में आए उन सारी बातों को वो कवर समझ सकें और आगे उनको कहीं भी अपने जो भी जिस भी फील्ड के लिए निकल रहे हैं उनको उस सारी बातों का नॉलेज होना चाहिए। तो मिलते हैं कल फिर एक नए टॉपिक के साथ, ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।